आजचा जो टॉपिक आहे तुमच्या स्क्रीनवर दिसतोय नावाप्रमाणेच पार्टनरशिप फायनल अकाउंट हा टॉपिक आहे. ठीक आहे. यामध्ये सगळ्यात आधी सांगायला पाहिजे की 11th स्टँडर्ड बेसिक दॅट शुड बी व्हेरी क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. ठीक आहे. द बेसिक शुड बी व्हेरी स्ट्रॉंग. नसेल तर मग 11वीचं बेसिक थोडंसं ब्रशअप करावं लागणार आहे. ठीक आहे. तर सांगण्याचं तात्पर्य इतकाच आहे की इयत्ता 11वीचा बेस थोडासा तरी चांगला पाहिजे, थोडासा. हा, ठीक आहे. सो व्हॉट आर द कंटेंट ऑफ टॉपिक, लेट्स अंडरस्टँड. काय काय शिकायचे या टॉपिक मध्ये. दे सेड इंट्रोडक्शन अँड नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट. फायनल अकाउंट का बनवायचं हे त्यांनी विचारलंय. 1 मिनिट. पवन जॉईन होतोय लेक्चर मध्ये. 2 मिनिटं थांबूयात. येस पवन, एम आय ऑडिबल? पवन, गुड इवनिंग, एम आय ऑडिबल? पवन, आवाज आ रही है? हाँ सर. Very good. I just started with the topic called partnership final account. For that purpose, your 11th standard final account and little bit of basic should be very strong. ऐसा expected है. पर पिछले कुछ साल में हम लोगों को पता है क्या हुआ है. So basic is not so clear with the every possible students. So far I am meeting. Okay, since last year. So the introduction and necessity of preparation of final account. Final accounts क्यों बनाना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज, पहली बात. दूसरा जो है, इसमें हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, वो कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बैलेंस शीट. प्लीज अंडरस्टैंड वेरी बेसिक थिंग. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट्स है. दीज आर इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट. एंड बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट्स. बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें पोजीशन दिखती है बिजनेस की. एक तो दिखेगी एसेट और दूसरा दिखेगा लायबिलिटी. ये क्लियर कर दूं अभी, वैसे वापस भी होगा ये सब रिपीट. ठीक है. सो द क्लोजिंग स्टॉक, इसके बारे में सुनते पहले क्या है. ये एक एडजस्टमेंट, आपको वेरी कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, हर बार आता है कंपल्सरी एडजस्टमेंट. कुछ एडजस्टमेंट मैं आपको मार्क करके दे दूंगा कि क्या क्या करके जाना ही है एग्जाम में. ठीक है. सो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज देयर. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा एग्जाम में, प्रीपेड आता है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, बैड डेब्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. ये एडजस्टमेंट हम लोगों को क्लासरूम में फेस टू फेस ही समझ के लेने पड़ेंगे. उस सेशन को मैं ऑनलाइन नहीं ले सकता. ठीक है, आज मैं जनरल थ्योरी लेक्चर है इसलिए ऑनलाइन प्लान कर सका. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अ टॉपिक कॉल्ड डेप्रिसिएशन या कंसेप्ट कॉल्ड डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फाइनल अकाउंट, क्योंकि अलग अलग एसेट रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं वो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं लोग. ठीक है, कि 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया हुआ था. डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं हम लोग, क्योंकि एसेट्स यूज कर करके क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू कम होने लगती है. ठीक है, किसी भी चीज को आप ज्यादा यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है. सो एसेट का ऐसा ही है कि अगर एसेट्स को आप ज्यादा यूज करोगे तो उसका वैल्यू डीवैल्यूएट होने लगता है, कम होने लगता है. एंड दैट इज वेरी कॉमन. ठीक है. एक ही ऐसा एसेट है जनरली कि जिसका वैल्यू कम नहीं होता, जिसका वैल्यू टाइम चलते बढ़ता है. कौन सा एसेट, कोई बताएगा? एनीवन हु कैन टेल मी कि ऐसा कौन सा एसेट है कि जिसका वैल्यू बढ़ता है, कम नहीं होता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? एनीवन हु कैन टेल मी वॉलंटरीली? थोड़ा क्विकली जवाब देना. ये सारे मैं ना थोडा आवाज क्लिअर येत नाहीये. कुठली अशी असेट आहे की जिची व्हॅल्यू वाढते, असा प्रश्न आहे. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग. नॉट बिल्डिंग. सी समटाइम मेरे पास अगर वो जो अभी कोचिंग क्लास हम लोग पढ़ा रहे ना, दैट इज 28-29 ईयर्स ओल्ड. फाइन. सो वो 28-29 साल का घर है, कोई उसको हाई प्राइस में लेने वाला नहीं है. ठीक है. सो बिल्डिंग का वैल्यू हमेशा बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है. लैंड का वैल्यू नॉर्मली बढ़ता है इफ इट इज इन प्रॉपर लोकेलिटी. ठीक है, अच्छे लोकेलिटी में अगर लैंड सिचुएटेड है तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, बट बिल्डिंग का वैल्यू कभी कभी कम भी हो सकता है. सो लैंड इज द ओनली एसेट विच आई सी पर्सनली कि जिसका वैल्यू नॉर्मली मार्केट में अप्रिशिएट होता है. और भी कोई एसेट है कि जिसका वैल्यू नॉर्मली बढ़ता है? एनीथिंग यू विच यू कैन इमेजिन. कुछ भी, गलत भी होगा तो चलेगा, गलती करो तो मजा आएगा. आदित्य, आई डोंट नो व्हाई शी वोंट बी एबल टू ज्वाइन. कुछ दिक्कत आ रही है उसको
उसको मैसेज करके बताओ वैष्णवी इफ शी कैन ज्वाइन बेटर, अगर उसको रीज्वाइन करने के लिए बोला। एनीवे और कौन सा एसेट है जिसका वैल्यू बढ़ता है टाइम चलते, और कौन से एसेट है? एनीथिंग विच स्टक टू योर माइंड की हाँ ये भी हो सकता है। गोल्ड का वैल्यू, गोल्ड सोने का वैल्यू क्या होता है नॉर्मली? बढ़ता है, कम नहीं होता, राइट? सो देयर आर मेनी सच एसेट्स जिसका एसेट्स का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। एनीवे मुझे लगता है आगे चलते। उसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने हैं, लगभग आपको 36 एडजस्टमेंट कम से कम देखने हैं, 36 37 एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में 12th लेवल में। एक एक एडजस्टमेंट सीख के ठीक से जाना होगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि एक भी मार्क्स मिस नहीं कर सकते इस टॉपिक में। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग द लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लोन्स गिवन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड एक्सीडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। गुड्स स्टोलन, माल चोरी हो गया आपके गोडाउन से, स्टोर से, उसका एडजस्टमेंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बिजनेस करते समय एडवर्टीजमेंट के पर्पज के हिसाब से फ्री सैंपल क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते कस्टमर को, तो उसका भी एडजस्टमेंट है। गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर ऑब्वियसली फॉर पर्सनल यूज, सो इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग, वी अंडरस्टैंड दैट। लास्ट लेक्चर में और या लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया था इसको। अनरिकॉर्डेड परचेस एंड सेल, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि परचेस और सेल रिकॉर्डेड नहीं होता, जल्दबाजी में कोई परचेस लिखना रह गया, कोई सेल लिखना रह गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है? एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं हम लोग? एट द ईयर एंड। यस आदिति, आर यू एबल टू ज्वाइन नाउ? यस आदिति ज्वाइन झाली का? एनीवे आई होप शी ज्वाइंड। रेडमी शायद उसका ही नंबर है मोस्ट प्रोबेबली। चलिए लेट्स बिगिन। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, ये भी एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, ये भी कभी कभी पूछ लेते गलती से एग्जाम हॉल में। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डिसऑनर, ये सब स्पेशल एडजस्टमेंट है जो फाइनल अकाउंट के टाइम पे आप लोगों को बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट ये टॉपिक सीए बनने के बाद भी काम आता है, ठीक है, क्योंकि वो रोज का काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। हाँ, इट्स एवरीडे स्टफ। फाइन। सो डेफर्ड एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड वाइस वर्सा, कमीशन टू वर्किंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और कभी कभी कमीशन किसके बेसिस पे देते? सेल्स का परसेंटेज निकाल के देते। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि पार्टनर विल बी गिवन कमीशन ऑफ 3% ऑन सो एंड सो अमाउंट ऑफ नेट सेल। तो ये सब एडजस्टमेंट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। इस टॉपिक को ज्यादा पेशेंस चाहिए, ठीक है, सीखने के लिए। सीरियस टॉपिक है, इसको हम लोग ऐसे ही हवा में नहीं ले सकते, ठीक है। इसको आराम आराम से पढ़िएगा। मैं कॉम्पिटेंसी के बारे में नहीं पढ़ने वाला, आई एम जस्ट स्ट्रेट वे मूविंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या बोला है समझ के लेते हैं हम लोग। स्क्रीन पे दे रखा है आपने इंट्रोडक्शन। सो एज पर सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोपराइटर कंसर्न, वी विल आल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे हम लोगों ने पिछले साल, जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट किया होगा ऑब्वियसली टॉपिक 11th में, उस साल हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट बनाया था। इस साल हम लोग पार्टनरशिप फर्म का क्या बना रहे फाइनल अकाउंट्स। इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, पोजीशन स्टेटमेंट भी बनाएंगे। आई अगेन सपोज टू टेल यू कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो दो है, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट जो है, पोजीशन स्टेटमेंट मींस अ प्लेन बैलेंस शीट, दैट्स ऑल। पोजीशन में आपकी एसेट कितनी है या लायबिलिटी कितनी है, इतना ही दिखता है। इनकम स्टेटमेंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या नेट प्रॉफिट कितना है, वो रिफ्लेक्ट होता है अल्टीमेटली, ठीक है। यहां तक समझ लीजिए। ये वापस भले ही हम लोग आपको रिपीट कर देंगे फेस टू फेस क्लास में अगर समझना आए तो। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सो विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? मैंने क्लासरूम में एक बार अकाउंटिंग साइकिल निकाल के बताया था शुरू के लेक्चर में, बहुत शुरू के लेक्चर में, अभी लगभग 15 दिन हो गए होंगे उसको, तो जिसमें मैंने बताया कि अकाउंटिंग साइकिल में सबसे बड़ी चीज जो होती है दैट इज अ वेरी इनिशियल स्टेज, दैट इज ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है। ट्रांजैक्शन पे क्या होता है उसके बाद? रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल का आगे क्या होता है? पोस्टिंग किधर होता है? लेजर पोस्टिंग। लेजर में 3 स्टेजेस है। क्या क्या स्टेजेस है? पहला स्टेप पोस्टिंग, दूसरा टोटलिंग, तीसरा बैलेंसिंग, ठीक है। पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ये लेजर के अंदर आता है।
और बैलेंसिंग होने के बाद जो बैलेंस निकलता है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस जो भी आइटम्स है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उसको हम लोग फाइनली लेते हैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए अलोंग विद द एडजस्टमेंट। मतलब आपको एग्जाम में दो चीजें दी जाएगी। द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल बी गिवन ट्रायल बैलेंस एंड सेकंड थिंग यू विल बी गिवन एडजस्टमेंट। सो दोनों के बेसिस पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में 3 स्टेटमेंट मेनली आते हैं, 2 इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। 2 इनकम स्टेटमेंट कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट एक ही है, बैलेंस शीट। दैट्स ऑल। आई होप यहाँ तक अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्लियरिटी चाहिए बीच में रोक के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। If somebody is not getting my voice, you can use the chat box and put your message there. Fine. कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, जो भी कोई कंसर्न है आपका वहां पे डाल सकते हो। आगे चलता हूँ। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है उसके। फाइनल अकाउंट फाइनली बनाते, शुरू में नहीं बनाते। फाइनल अकाउंट सबसे आखिरी में बनाते, 31 मार्च को। हर साल 31 मार्च को क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। किसके लिए, हर एक बिजनेस के लिए, whether it is sole trading concern, whether it is partnership, whether it is company that is also called as joint stock company, whether it is cooperative society, whether it is bank, financial institutions, anybody, जो भी बिजनेस है सबके लिए कॉमन डेट है बुक्स क्लोजर की 31 मार्च। ठीक है, हर साल 31 मार्च को हर एक बिजनेस की बुक्स क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। और 1 अप्रैल से नई किताबें शुरू हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? अभी तक जो डिस्कशन किया, कोई इशू है इसमें आपको? आदिति, ज्ञाना, पवन? नो सर। हाँ, कोई इशू नहीं? एनी क्वेश्चन? नहीं सर। मैं बीच बीच में क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कैसे है ना कि हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे तो आपको भी बोर नहीं होगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ यार सबका अटेंशन है। और हो सकता है मैं बीच में क्वेश्चन भी पूछ लूँ जो पढ़ाया उसके ऊपर, तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ने का मजा आ रहा है अभी, है ना। So let's begin with the next line. Generally, following steps are followed in the accounting. जो मैंने ऑलरेडी अभी शायद आपको एक्सप्लेन कर दिए होंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉप पे होता है ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। उसके साथ और कितनी किताबें होती है पता है, 8 किताबें, जिनको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के नाम बता पाएंगे कोई? 11th स्टैंडर्ड में था पिछले साल। एनीबॉडी हु कैन टेल मी द नेम ऑफ सब्सिडरी बुक्स? कितने मैंने बता दिया, 8 बुक्स। कौन कौन से बुक्स थे? Anybody who actually gone through the 11th standard properly, वही बता पाएगा। 11th स्टैंडर्ड में सब्सिडी बुक देखे थे हम लोगों ने 8। चलो मैं ही नाम बता देता हूँ। एक था परचेज बुक, अभी याद आना शुरू हो जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा। दूसरा था परचेज रिटर्न बुक। तीसरा सेल्स बुक। चौथा है सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद कैश बुक। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक। उसके बाद बिल्स पेएबल बुक और लास्टली जर्नल। टोटल 8 किताबें जो आपको मेंटेन करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तौर पे इन द बिजनेस व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जर्नल में भी रिकॉर्ड होता है और सब्सिडी बुक में भी रिकॉर्ड होता है। कभी कभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना चाहिए था ये लाइन। कभी कभी सब्सिडी बुक को ही जर्नल भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी परचेज बुक नाम यूज किया, सो आई मे प्रोबेबली यूज द वर्ड परचेज जर्नल। आई मे यूज प्रोबेबली द वर्ड सेल्स जर्नल इंस्टेड ऑफ सेल्स बुक। सो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि इन लोगों ने परचेज जर्नल बोला है, परचेज बुक तो बोला है नहीं, सर ने कुछ फालतू ही पढ़ा दिया है ना। सो परचेज बुक एंड परचेज जर्नल इज वन एंड द सेम। आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इट वेरी वेरी प्रॉपरली। सेकेंड स्टेप इन अकाउंट्स इज प्रिपरेशन ऑफ लेजर। अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, हर एक टाइप के अकाउंट, वेदर इट इज नॉमिनल, पर्सनल और रियल अकाउंट। ठीक है, जो भी अकाउंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो सकता है, कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड और पेड अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट है ऐसे। मैं गिनते जाऊं तो आज का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं बिजनेसमैन लोग। सो वो लेजर प्रिपेयर करना ये सबसे बड़ा और चैलेंजिंग टास्क है जो हम लोगों ने सीखना चाहिए था 11th स्टैंडर्ड में। उसके बाद वाला जो स्टेप होता है मैंने बताया आपको, ट्रायल बैलेंस कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो हम लोग क्या किसके साथ छुड़ाएंगे या किसके साथ कंसीडर करेंगे, अलॉन्ग विद द एडजस्टमेंट, और उसके ऊपर से बनता है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में 3 चीजें आती है, वापस बता दो आपको। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट,
दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, आई होप द नंबर ऑफ स्टेप्स आर क्लियर। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, इसको अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। एंड सबसे बाद फाइनल अकाउंट जब कंप्लीट होता है, बिजनेस का जो भी सब डिटेल्स है, सब जानकारी जो है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की, ये सभी जानकारी को रिपोर्ट के तौर पे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया आपके बिजनेस में, कंपनी के केस में उनको इन्फॉर्म किया जाता है। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर को इन्फॉर्म करेंगे। सोल ट्रेडिंग के केस में सोल ट्रेडर को इन्फॉर्म करेंगे। Am I audible? Because the internet is little unstable here. That's why I'm asking. Audible आहे मी? Yes, वैष्णवी आवाज येतोय? ओम म्याना किंवा आपला निस्ता म्याना आवाज येतोय का रे बाळ? पवन आवाज आ रही है आपको? हाँ सर. यस, ओके. आवाज क्लिअर येत नाहीये. आता येतोय का चेक कर वैष्णवी, कारण इंटरनेट थोडं फ्लक्च्युएट होत आहे आमच्याकडे ना. थोडासा इंटरनेट कनेक्शनचा इश्यू आहेच सिटी एरियामध्ये. आय होप नाउ इट शुड बी क्लिअर. थोडस लिटल बिट. ओ आदितीलाही आवाज क्लिअर येत नाहीये, क्या बात आहे. तुम्ही रिजॉईन व्हाल का परत सेम लिंक वर? आय कॅन वेट फॉर यू. रिजॉईन व्हा परत. Yes, those who are not getting my voice properly, you can rejoin. If it is clear, then stay here, no problem. Okay, not an issue. You can see, I think, my voice properly now. Okay, येत असेल, सुरू करूयात पुढे. Now, having said कि steps क्या क्या अकाउंटिंग में, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, से 4 स्टेज होने के बाद ये क्यों करना जरूरी है फाइनल अकाउंट? क्योंकि इसमें से हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आता है, हम लोगों को अगर नेट प्रॉफिट है तो वो समझ में आता है, मेरे बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी, मैं कितना देना लगता हूँ किसी का, वो पता चलता है। एसेट मतलब किससे मुझे कितना पैसा लेना है, या मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये सब चीजें उससे पता चलती है। सो आई होप इट इज क्लियर। लिटिल बिट, बहुत ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ, अभी तो बहुत डेप्थ में जाके पढ़ने गए, टॉपिक बहुत बहुत वास्ट है। ठीक है, तो मैं नीचे चल रहा हूँ थोड़ा और। ठीक है, ये लाइन पे आ रहा हूं मैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको रट लेना, शायद हो सकता है इसके ऊपर एमसीक्यू डाल दूं मैं आपको एग्जाम में। ठीक है, इनकम टॅक्स ऍक्ट कब का है? 1961. मराठीमध्ये याला म्हटलं होतं आयकर कायदा 1961. आयकर मतलब इनकम के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाता है, आपके टैक्स। वो कब आया? उसके ऊपर कायदा आया 1961 में। उसके रूल आए 1962 में, जो आपको किताब में नहीं दे रखा है। ठीक है, वो इधर पढ़ाओ, एक्स्ट्रा अगर पढ़ाई की होंगी तो वो आपको पता होता है। एक्स्ट्रा पढ़ाई को लोग करते नहीं है, जो है वही नहीं पढ़ते, तो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेंगे सर? सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्लीज अंडरस्टैंड, अपना जो फाइनेंशियल ईयर है कब से कब तक होता है, क्लासरूम में भी पीछे लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, काय असतं फायनान्शियल इयर आपलं बिझनेसचं? येस, व्हॉट इज माय फायनान्शियल ईयर? नॉर्मली इट स्टार्ट ऑन 1st April and ends on next year 31st March every year. ठीक है, हर साल अप्रैल 1 को मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, एंड ऑन 31st March my financial year closes, and again on 1st March my new financial year begins, and again on next 31st March my financial year closes. This is the accounting cycle. ये चलते रहेगा सिलसिला। ठीक है, हर साल 1 अप्रैल को किताबें खोलेंगे, उसमें अकाउंटिंग एंट्री शुरू करेंगे, पूरे 12 महीने उसके अंदर क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, और 31st मार्च हम लोग क्या करेंगे, बुक क्लोजर करेंगे। उसको बुक क्लोजर बोलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, वो फिजिकली बोल रहा हूँ, टैली में तो वैसे भी आजकल सब चलता है। एनीवे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग छोड़ देते हैं, इसको कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं है, कोई कोचिंग क्लास में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, आई एम नॉट सो श्योर, बट आई मस्ट टीच यू कि इसमें बोल रखा है नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन और व्हाई एन बिजनेसमैन और पार्टनरशिप फर्म शुड प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाना चाहिए? मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पार्टनरशिप के अंदर हूं, मेरा और एक पार्टनर है जो मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, जिसने बिजनेस में क्या लाया था, कैपिटल लाया था। हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, गुड्स परचेस किए, सेल किए, खर्चे किए, इनकम कमाए अलग अलग जगह से,
और साल भर का पूरा लेखा जोखा जो है हम लोगों ने कहाँ लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या टैली सॉफ्टवेयर में। एंड ये सब होने के बाद हम लोग जब हिसाब किताब लगाने बैठेंगे ऑन 31 मार्च, ठीक है, ऑन दैट डे आई एम सपोज टू फाइंड आउट, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या ग्रॉस लॉस कितना है। हो सकता है मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिपेंड्स, मतलब परचेज सेल करके हो सकता है मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। सो ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हमें पता चलता है कि व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज माय ग्रॉस लॉस, ठीक है। सो सम पीपल आर नॉट एबल टू प्रोबेबली ज्वाइन एंड आई एम नॉट सो श्योर व्हाट इज प्रॉब्लम विद देम, दे मे प्रोबेबली ज्वाइन अस अगेन, सो दे हैव लेफ्ट फ्रॉम मीटिंग इटसेल्फ। एनीवे, again profit and loss account which is taken income statement will be helping you to find out two things, one net profit and apart from that net loss of the business। दोनों में से एक ही आता है, दोनों नहीं आता बिजनेस में, ठीक है। either you will find out net profit or you will find out net loss, ठीक है। सो वो भी निकालने के लिए नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है, वो निकालने के लिए हम लोगों को फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है। हम लोग ओरली अकाउंटिंग नहीं कर सकते, साल भर के हिसाब से अगर वो रिकॉर्डेड होंगे तो ही उसका हिसाब लगा सकते हैं। साल भर के हिसाब, एक दिन का हिसाब होगा तो ठीक है, अलग बात है, पर 12 महीने का हिसाब मतलब 365 डेज का हिसाब किताब अगर ठीक से रखा हुआ है, then and only in that case I am as a businessman will be able to find out what is my gross profit and what is my gross loss, and similarly I will be able to find out what is my net profit and net loss in the business for during that accounting year। I hope it is little clear to all of you। दो चीजें फाइंड आउट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, जीपी या एनपी, सॉरी जीपी या जीएल, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनपी या एनएल, ठीक है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। और तीसरा जो लाइन बोला इन लोगों ने, व्हाई वी शुड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, द वेरी थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन इज वी विल बी एबल टू नो व्हाट इज माय फाइनेंशियल पोजीशन, मेरे प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे लायबिलिटीज कितने हैं, ये देख के आपको इनकम स्टेटमेंट पता चलता है, ठीक है। व्हाट आर माय एसेट्स एंड लायबिलिटी मींस फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। कभी कभी वो हिंदी मूवी में डायलॉग मारता है वो लड़की का बाप, क्या बोलता है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी पोजीशन क्या है मेरे आगे। सो होप यू रिमेम्बर दैट पोजीशन मींस कि तेरे पास कितना पैसा है, धन दौलत है, बिल्डिंग है, कार है, वगैरह वगैरह, है ना। सो पोजीशन स्टेटमेंट जो है ना उसको ध्यान में रख लेना। इनकम स्टेटमेंट अलग है, पोजीशन स्टेटमेंट अलग है। पोजीशन का मतलब है प्रॉपर्टी रिलेटेड डिटेल्स, एसेट रिलेटेड डिटेल्स, ओके। एंड इनकम रिलेटेड डिटेल मतलब रेंट कितना कमा रहे हो, सैलरी कितना, सैलरी तो नहीं आएगा पर रेंट कितना कमा रहे हो, सेल कितना हो रहा है, उसका कितना पैसा आ रहा है, या हो सकता है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे आप बिजनेसमैन बोल के, तो उसमें से सेवा देके कितने पैसे आपको मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मे बी पॉसिबल दैट यू मे हैव इन्वेस्टेड मनी इन द शेयर्स, तो आपको क्या मिलता है, कंपनी से डिविडेंड मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ पॉसिबिलिटी अगेन दैट यू माइट हैव इन्वेस्टेड मनी इनटू द सम बैंक अकाउंट, हो सकता है फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसे रखे होंगे या सेविंग अकाउंट्स में, सो यू विल बी गेटिंग सम इंटरेस्ट पोर्शन, तो ये सब इनकम है, तो ये सब इनकम स्टेटमेंट में जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट में नहीं जाता। पोजीशन मींस नेसेसरीली एसेट, ध्यान में रखो, एसेट या लायबिलिटी, ठीक है। सो पोजीशन स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है जो फाइनल अकाउंट्स के अंदर बनाते हैं हम लोग। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। मैं पूरा लाइन बाय लाइन नहीं रटा के पढ़ा रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स कि व्हाई देयर इज नेसेसिटी वी शुड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। नाउ माय फोर्थ पॉइंट व्हिच इज गिवन ऑन द स्क्रीन, एज अ businessman I will be able to find out what are my debtors and creditors। hope you are all aware that debtor means जिससे पैसा लेने का है, उधार पे माल बेच रखा है उससे पैसे हम लोग मांगते हैं, कुछ नहीं हुआ आगे देता है, परसों देता हूँ, कल देता हूँ करके लाके एक दिन देता है। so debtors normally means a person who is indebted to you, जिसको वो जो आपको पैसा देना लगता है, और creditors मतलब आप जिसको पैसा देना लगोगे। इनकी पोजीशन क्या है, हाँ उनके पास कितना पैसा लटका हुआ है डेटर्स के पास, और अच्छा कितना मैं देना लगता हूँ ये भी तो देखना पड़ता है, ठीक है। इन माय केस पर्सनली वेरी टू बी वेरी क्लियर, आई डोंट हैव एनी क्रेडिटर टुडे, आई डोंट बाय बाय द लोन और आई डोंट ऑब्टेन द लोन फ्रॉम द एनी बैंकर्स और एनी पर्सनल लोन आल्सो अवेलेबल विद मी, बिकॉज आई डोंट फील लाइक इट इज नेसेसरी। इफ यू यूटिलाइज योर मनी प्रॉपरली, आप अगर पैसे का अगर ठीक से प्लानिंग करो तो किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक और थोड़ी जरूरत भी कम रखनी पड़ती है। सो समटाइम देयर मे बी नॉट क्रेडिटर इन द सम बिजनेस, बट डेटर्स हमेशा होते हैं,
क्योंकि लोगों को उधार देने से ही आपका सेल बढ़ता है, ये आज के बिजनेस का फंडा है। यू गो एंड चेक द एनी बिजनेसमैन इन द मार्केट, दे आर सेलिंग समटाइम गुड्स ऑन अ क्रेडिट बेसिस। उधार पे माल बेचते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ऐसा करेंगे तो ये आपका सेल बढ़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस का पॉलिसी होता है सेल ग्रो करने के लिए। चलो एनीवे, पर वो पता चलना चाहिए कि डेटर्स कितना है और क्रेडिटर कितना है, ये बहुत जरूरी है। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय ये ध्यान में रखेंगे। पांचवा जो पॉइंट है, दे सेड टू प्रिपेयर द वेरियस अकाउंट्स फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कुछ अकाउंट्स बनाना है, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भविष्य में कुछ एस्टिमेशन करोगे। फॉर एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कैपिटल बढ़ाना है बिजनेस में आगे चल के, और मेरा एक्सपांशन प्लान है, मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, ठीक है। क्या हो सकता है मेरे को कुछ बड़ा कंपनी और खरीदना है, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कुछ अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है बिजनेस में। सो उसके हिसाब से भी आप लोगों को फाइनल अकाउंट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। सिक्स्थ रीजन व्हाई वन शुड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इज यू अंडरस्टैंड what are the sources and application of fund which are available into the business। कहां से मैंने एज अ बिजनेसमैन पैसा उठाया है और कहां पे मैं वो पैसा लगा रहा हूं, ठीक है। इफ आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, जो 11th स्टैंडर्ड में आपको पता होना चाहिए क्या कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है। इक्विटी शेयर होल्डर मीन्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, सामान्य काय म्हणतात त्याला, सभासद कंपनीचा, जो कंपनीमध्ये काय देतो, भांडवल इन्व्हेस्ट करतो। is investing equity share capital into the some limited company, okay। so वहां से पैसा लिया है क्या, डिबेंचर से पैसा लिया है क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया है क्या, बैंक लोन लिया है क्या, पर्सनल लोन लिया है क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है क्या। दीज आर माई ऑल प्रोबेबल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जहां से मैं बिजनेस चलाने के लिए क्या करूंगा, पैसा लूंगा। अच्छा, पर्सनल लोन जो है ना, वो कहीं से भी उठा सकते हो, कहीं से भी, किसी रिश्तेदार से ले लो, किसी फ्रेंड से ले लो, और फिर बिजनेस को ग्रो करना शुरू करो, ठीक है। वो लेते ही आपके अगले काम क्या होते हैं, आपको वो पैसे बैंक में नहीं रखने, वो आपको अप्लाई करने के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा आता है, नॉर्मली मनी फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर इज इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग द फिक्स एसेट। हम लोग क्या खरीदी करते हैं, फिक्स एसेट, नॉर्मली बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, ये सब चीजें खरीद परचेस की जाती है, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल में से देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। कुछ लोगों ने अभी एसपी पढ़ रखा होगा, चैप्टर नंबर 1। सो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, प्रोबेबली एज आई रिमेंबर। सो उसमें पढ़ रखा है हम लोगों ने कि वर्किंग कैपिटल होता है, और दूसरा कौन सा आता है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल फिक्स एप्लीकेशन किया जाता है उसका, और जो वर्किंग कैपिटल है वो डे टू डे पर्पज के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सम अगेन इंटरनेट कनेक्शन इज लिटिल डिस्टर्ब्ड हियर, आई एम नॉट सो श्योर व्हाई इट इज हैपनिंग नाउ। एनीवे, 7th पॉइंट, 7th पॉइंट में ये है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। सबसे पहले गुडविल क्या होता है ये पता कर लो। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको पेड़े लेने नॉर्मली अहमदनगर में, सो पीपल नॉर्मली सेज कि गो टू द महेंद्र पेड़े वाला, ही इज हैविंग वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, लाइक पेड़ा है उसके पास, मलाई पेड़ा है, केशरी पेड़े, बहुत अलग अलग तरीके के पेड़े मिलते हैं। नॉर्मल भी पेड़े उसके बहुत टेस्टी लगते हैं, रुचिरे वाले के पेड़े जो हम लोग प्रोफेसर चौक में खरीदते हैं। Why we suggest these names to the somebody? Because these businesses are earning huge profit. These businesses are generating huge business. And ये जब बिजनेस इकट्ठा करते हैं, प्रॉफिट जनरेट होता है, इनका ऑटोमेटिक मार्केट में क्या क्रिएट होता है, रेपुटेशन क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज नथिंग बट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। वैल्यू में उसको कन्वर्ट किया जाता है रुपीज टर्म्स में। उसके फॉर्मूले हैं, वो आपको आएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक में, अगला टॉपिक जो है उसमें, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। सीए फाइनल तक वो टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तक। फर्स्ट ईयर के अंदर भी आ चुका है अभी, जो हम लोग अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। सो टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। अभी ये समझते कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म मतलब, कभी कभी मैंने बोला था लास्ट लेक्चर्स में कभी, कि इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मींस व्हाट हैपेंस, दो पार्टनर है और एक पार्टनर को हम लोगों ने बिजनेस में नया पार्टनर बोल के लिया, तो दैट इज अगेन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। नए से बिजनेस का क्या हो गया, फ्रेम हो गया, दो जगह, दो पार्टनर के जगह क्या हो गया अभी, और एक पार्टनर आ गया, तो 3 पार्टनर बिजनेस में हो गए। सो दिस इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगेन ऐसा हो सकता है कि 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, 3 पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। सो पार्टनर हु इज रिटायर्ड, ठीक है, उसका छोड़ दो अभी किस्सा, उसका कैपिटल उसको दे देंगे, उसका प्रॉफिट का शेयर दे देंगे, उसको प्रॉपर्टी में भी शेयर दे देंगे,
तो ये जो 3 पार्टनर है इनके वजह से क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, एक चला गया और रिकंस्ट्रक्शन हो गया, अभी 3 ही पार्टनर बचे हुए बिजनेस में, उनका ही कैपिटल होगा, उनका सब पैसा बिजनेस में लगा हुआ होगा। सम टाइम इट मे बी अगेन पॉसिबल दैट कि 4 पार्टनर है, एक पार्टनर का क्या हो गया, डेथ हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है, ऊपर चला गया, जस्ट किडिंग, बट समहाउ 4 पार्टनर में से एक बंदा अगर चला गया है तो भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कैलकुलेट करनी पड़ती है दैट इज गुडविल। सो फाइनल अकाउंट के टाइम पे भी मैं ये बता रहा हूँ कि गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन करना, गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत बहुत जरूरी है। एकदम में नहीं समझ में आएगा, आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक को जब आ जाएगा आपके लिए समझ में। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ द फर्म लाइक इनकम टैक्स। ये तो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, मैंने जो अभी तक टैक्सेस पढ़ चुका हूं, मैं इनकम टैक्स पढ़ चुका हूं, मैं वैट पढ़ चुका हूं, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स पढ़ चुका हूं, कस्टम पढ़ चुका हूं, एक्साइज पढ़ चुका हूं, जीएसटी पढ़ा रहा हूं और पढ़ भी चुका हूं। सो प्रोफेशन टैक्स पढ़ा हुआ है, बहुत सारे टैक्स पढ़े हम लोगों ने। इनकम टैक्स तो ये छोटा सा कायदा हो गया, बहुत मतलब छोटा सा इन द सेंस आप लोगों के लिए एक नाम के लिए बता रहा हूँ। वैसे वो कितनी बड़ी आती है, बहुत बड़ी है पढ़ी हुई, कोचिंग पे कभी बता दूंगा फुर्सत में। सो इनकम टैक्स ये कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोगों को नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ठीक है। सो बहुत सारे टैक्सेस के हिसाब से भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, इतना ख्याल में रखिएगा। टैक्सेस बहुत सारे, पर फाइनल अकाउंट के लिए पर्टिकुलरली क्या जरूरी है कि फाइनल अकाउंट अगर प्रिपेयर होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ योर नेट प्रॉफिट you will be able to find out what is actually my income tax which I am supposed to pay to the government. किती टॅक्स गव्हर्नमेंटला भरायचं आहे हे मला त्यातून कळतं, जर माझं नेट प्रॉफिट क्लिअर असेल तर। नेट प्रॉफिट कुठे कळतं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप यहां तक हम लोग क्लियर होंगे। एक छोटा सा पॉइंट जो है जस्ट अ मिनट, अलाउ मी अ फ्यू मिनट। या सो एक छोटा सा पॉइंट जो है वो कवर अप कर लेते, फिर हम लोग रुकेंगे। 4 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, हम लोग आज इतना ही पढ़ पाएंगे। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाई प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, वो बता दिया मैंने आपको। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के अंदर और क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ, 4 लाइन पढ़ लेंगे, फिर रुकेंगे आज के लिए। कल कोशिश करेंगे कि वहीं पे मिलेंगे सेंटर पे, है ना। ये बारिश के सीजन की वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, एक तो टाइम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि शाम में ही बारिश आती है नॉर्मली। आई सीन आई ऑब्जर्व्ड सिंस लॉन्ग टाइम, बहुत सालों का अनुभव है कि ये शाम के बैच के टाइम पे हमेशा बारिश आती है और फिर बच्चे आ नहीं पाते। किसी के घर के आगे कीचड़ आ जाता है तो बोलते हैं सर हम लोग नहीं आ सकते, कोई बारिश में नहीं आना चाहता, ऐसा भी सीन होता है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार बारिश में आऊंगा तो बीमार पड़ूंगा और 2 दिन छुट्टी हो जाएगी। सो दिस इज अगेन अ गुड आइडिया दैट वी आर कनेक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। एनीवे आप बताइएगा अगर कुछ बैच टाइम चेंज करने का पॉसिबिलिटी है, सबका प्रॉब्लम कंसीडर करके, हाँ किसी एक का नहीं, मेरा भी। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को 2.2 पहले। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें क्या बोला ये पता करते हैं। मैंने ये बताया था इससे पहले भी कि वी नीड 2 थिंग्स, हम लोगों को 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए ट्रायल बैलेंस, दूसरा चाहिए एडजस्टमेंट, जो एग्जाम में आपको दिया जाता है। सो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट आर इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। The list of the debit balances and credit balances of all ledger accounts each called trial balance। इसके ऊपर आपको MCQ आने का ब्राइट चांसेस है, ये लाइन के ऊपर। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन ही वैसा है। क्या बोला इन लोगों ने, डेबिट बैलेंस का लिस्ट और क्रेडिट बैलेंस का लिस्ट, ये जब लिस्ट ड्रॉ करेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बोलेंगे उसको। द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोग फाइनल अकाउंट हमेशा कब बनाएंगे, 31 मार्च को। फाइनली ये हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सोचिए। टैली के अंदर तो रोज फाइनल अकाउंट बनता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोगों को बुक क्लोजर करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डेट बोल रखा है इनकम टैक्स कायदे के हिसाब से, 1961 का कायदा भी ऊपर पड़ा था, दैट फाइनल अकाउंट शुड बी क्लोज्ड ऑन एवरी 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करेंगे आप लोग, क्लोज करोगे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैंने बता दिया था, या ग्रॉस लॉस दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसके ऊपर भी एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है आपका, ये लाइन के ऊपर भी। आपको लगता है कोई पैराग्राफ इररिलेवेंट है तो मैं आपको बता दूं, कोई भी पैराग्राफ के ऊपर एमसीक्यू फ्रेम होने का चांसेस
होता है, ठीक है। सो उसको हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ो तो आपको पढ़ाई अच्छी होगी। द बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने इससे पहले भी बोला था फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में दिखती है, दैट इज आइदर लायबिलिटी और एसेट ऑफ द बिजनेस। ये आप ही लिखा हुआ है, देखो एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कब का दिखाएंगे एसेट लायबिलिटी? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च। यहां तक हम लोग इस सेशन में रुकेंगे।